हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। ठीक है, तो आज है संडे और बहुत बच्चे बोल रहे होंगे क्या सर संडे को भी आ जाते हैं। तो संडे को तो आना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि आप लोग का आ चुका है प्रीलिम्स और प्रीलिम्स आ गया है तो बैठा तो जाएगा नहीं मुझसे। आपके साथ शुरू किया कुछ तो आपके साथ ही खत्म करना है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, क्या है नहीं है सब बताऊंगा। मेंस के एस्पेक्ट से क्वेश्चन भी लाऊंगा, प्री के एस्पेक्ट से सब कुछ कवर कर दूंगा। उससे पहले दो काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे बिल जैसे या एक्ट जैसे चीज पूछे जाते हैं। हालांकि अब तो सारे एग्जाम में कॉमन हो चुका है, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हैं इस क्षेत्र में तो उनके भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूं आपको क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, जीएस पेपर 2 और 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, स्टैट्यूटरी नहीं होगा, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज भी नहीं होगा। टेक्निकल टीम सिलेबस सही से देखिए, नहीं तो ये सब सहा नहीं जाएगा। ठीक है, जनरली सिलेबस मेरा बोलने का ये एस्पेक्ट रहा है कि जब तक आप चीजें सिलेबस नहीं पढ़ोगे ना तब तक आप चीजों को रिलेट नहीं कर सकते बेटा। जब भी आप कुछ पढ़ो हमेशा सिलेबस याद रखो, तब क्या होगा आप रिलेट कर पाओगे। आप कुछ पढ़ रहे हो कि वो किससे इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट से। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, सब चीज पढ़ लेना जरूरी थोड़ी है, सब कोई नहीं पढ़ सकता हर चीज सब चीज, बट आप वो चीज पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो आपके सिलेबस के एस्पेक्ट्स है। ठीक है, चलिए तो कॉन्टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है अभी, इंडियन इनेक्टेड क्या किया, इट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बोला जाता है, इसने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और इसी पूरे करने में इनका जो प्रिंसिपल लॉ था, इसका मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या कहता था ये लॉ, कि ये लॉ कहता था प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ये सुनिए। दिसंबर 2021 में यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया गया। वो अनाउंसमेंट क्या था, वो अनाउंसमेंट था कि कुछ अमेंडमेंट किया जाए किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में। जी हां दोस्तों, जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर कुछ संशोधन करने की बात की गई। अब वो क्या थी नहीं थी सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। ये तो हो गया न्यूज। अब ये बताइए आप, अगर आप ये न्यूज पढ़ भी लेते हो द हिंदू से या कहीं से भी, तो इससे आप यूपीएससी में क्या कर लोगे, नहीं कुछ कर सकते। इसलिए मैं बताता हूं ना, मैं वो कंटेंट दे रहा हूं ना जो मे भी दूसरे ना दे पाए। ठीक है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं अगर आप इतना पढ़ लो ना, आपको इससे बाहर पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं जो कंटेंट ला रहा हूं ये ऑलरेडी पीआईबी से है, द हिंदू से है। ठीक है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, वो बच्चा नहीं समझ सकता कि उसे क्या पढ़ना है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं हर चीज आपको कंटेंट देके, सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड खोल के मैं समझा नहीं रहा, मैं पूरा कंटेंट दे रहा हूं। जो आप नोट्स बनाओगे, आप वीडियो को पॉज करो, नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर न्यूज में आप ये सुन लेते हो तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यूपीएससी क्या पूछेगा ना, मैं बताता हूं। यूपीएससी पूछेगा क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2021। ठीक है, वेट, ओके, एक्चुअली मेरे को सर्दी खांसी भी हो गया। ठीक है, आई होप आप थोड़ा सा मैनेज करो इस मामले में। तो या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ठीक है, ये यूपीएससी पूछेगा। यूपीएससी न्यूज में क्या चला ये नहीं पूछता। ठीक है, न्यूज नहीं पूछता यूपीएससी। ठीक है, बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अब मैं बता देता हूं आपको, पहले एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है यानी जैव विविधता है, उससे मैं थोड़ा रूबरू करा देता हूं। इंडिया के पास बहुत बड़ा क्या है, फॉरेस्ट और लिविंग वुड्स के मामले, लिविंग हेल्दी इकोसिस्टम में बहुत बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा एरिया क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है ट्रॉपिकल जोन के अंदर में आता है। ठीक है, इंडिया जो है क्या है, ट्रॉपिकल जोन के अंदर में आता है। ठीक है, ये जो ट्रॉपिकल जोन के अंदर में आता है, तो ये मानते हैं बहुत लोग कि रिसर्चर्स ये मानती है कि जो कंट्री ट्रॉपिकल जोन के अंदर में आती है
उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है इन कंपैरिजन ऑफ जो ट्रॉपिकल जोन के अंदर में नहीं है। ठीक है, अब इस जो बायोडाइवर्सिटी है इसके भी दो भाग है। कौन कौन से? फ्लोरा एंड फौना। क्या है मैं बताता हूं आपको। कुछ कुछ तो ये मानते हैं कि इन जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में, यानी जो जीव जंतु मिलते हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, वो सिर्फ इंडिया में ही मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए इंडिया के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा ये टूरिस्ट का हब भी है। ठीक है, लोग बाहर से आते हैं देखने जीव जंतुओं को। ठीक है, तो एक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। अब जो बच्चे नहीं जानते फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ यानी ये फ्लोरा किसको दर्शाता है? प्लांट लाइफ को, जो एक स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं या किसी स्पेसिफिक टाइम में मिलते हैं। ठीक है, वहीं पे फौना की बात की जाए तो एनिमल लिविंग के लाइफ के बारे में बात करते हैं, यानी वो पशु के बारे में बात करते हैं जो सेम स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक टाइम में मिले। फ्लोरा क्या है, एक ही प्लेस पे रहते हैं। अगर आप किसी प्लांट को उगा दो या कोई प्लांट उग गया तो वो क्या अपने मन से कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता, जब तक आप उसे उठा के कहीं और लेके ना जाओ। लेकिन फौना के केस में ऐसा नहीं है। अगर माइग्रेटिंग बर्ड्स कहीं और पैदा हुई हैं तो वो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, इसलिए वो कहीं और जाएंगी और वापस भी आएंगी। ठीक है, इसलिए ये कैन मूव टू अनदर प्लेस। ठीक है, वहीं अगर फ्लोरा की बात की जाए तो ये अपना खाना भोजन स्वयं बनाती है। ठीक है, बट फौना जो है वो डिपेंड करती है फ्लोरा के ऊपर में। ठीक है, यानी जो इसमें एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट खाते हैं या दूसरे एनिमल को खाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, फूड हैबिट्स के लिए वो दूसरे पे डिपेंड है। फ्लोरा बॉटनी स्टडी करता है, फौना जियोलॉजी की स्टडी करता है। यानी जो साइंस में दो टर्म होते हैं, बॉटनी एंड जियोलॉजी। तो फ्लोरा के बारे में अगर पढ़ाई करोगे तो उसे बॉटनी कहेंगे, और अगर फौना के बारे में पढ़ाई करेंगे तो उसे जियोलॉजी करेंगे। ठीक है, या पेंगुइन डांस करते करते ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करो कि हमें भी फौना घोषित कर दो, क्योंकि इन्हें पेंगुइन क्या होता है, ग्लेशियर में पाए जाते हैं। अब ग्लेशियर जिस स्तर पे पिघल रहा है, अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इसीलिए डांस कर रहे हैं। सोचे चलो जो बचा कुचा लाइफ है उसी में गुजार लेते हैं डांस करके। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि टाइगर के मामले में भी हम लोग ने 2000 टाइगर का टारगेट पूरा कर लिया। ये लगभग घट के 50 तक आ गया था। ठीक है, अब ये पूरा 2000 तक पहुंच गया है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? ये सब पॉसिबल इसी एक्ट के एस्पेक्ट से हो पाया। ठीक है, चलिए और मैं बता देता हूं, इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में 100 नेशनल पार्क हैं जो क्या करते हैं, 15,600 स्क्वायर मील्स को प्रोटेक्टेड लैंड एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, वो लैंड एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं जहां पे क्या हो रही है, बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है। ठीक है, जैसे वहां पे कोई नेशनल पार्क बना दिया या कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, one cannot discounted the fact that wildlife in India has survived that onslaught of the hunters। इसका मतलब क्या है कि एक चीज से आप वंचित नहीं रह सकते। आप चाहोगे बचना पर आप बच नहीं सकते। ये ऐसी कड़वी सच्चाई है ना जिससे आप बच नहीं सकते हो। जो हंटिंग का पैशन था लोगों के अंदर में इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में, उसी के कारण ये घटा है। अब हंटिंग जो करने आते थे, क्या आते थे, ब्रिटिशर्स लोग आते थे। वो लोग जाएंगे, आज हम जा रहे हैं हंटिंग करने। ठीक है, हम जा रहे हैं हंटिंग करने, और हम हंटिंग करने जा रहे हैं तो हम आज किसी पशु को मारेंगे। ठीक है, तो इनसे क्या होता था कि उनका जो हंटिंग के कारण जो ये था, नंबर्स ऑफ एनिमल्स थे उनकी संख्या गिरने लगी। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स तो पहले से आके दिमाग खराब किए ही इंडिया में। दूसरी बात यह कि जब महाराजा होता था ना, जैसे दूसरा को महाराजा एरिया का अब आया, स्वागत है आपका, चलिए मौज मारते हैं। तो मौज कैसे मारेंगे, हम लोग मौज मारने जाएंगे, किसी टाइगर को गोली मार देंगे, किसी चीता को गोली मार देंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, ये लोग का मौज मारने का तरीका ऐसे ही होता था। तो ब्रिटिश ऑफिसर और जो है किसी महाराजा को मार दिए, टाइगर को मार दिया, खाल नोच लिया, खाल गिफ्ट में दे दिया ताकि उनका संबंध अच्छा बने रहे। ठीक है, यही सब के कारण क्या हुआ कि टाइगर की जो जनसंख्या थी वो 50 पे आ गई। और उसी दिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या था सोचा, क्या सोच के बताया कि सुनो मैं क्या कर रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट कहती है सुनो भाई, अब हम क्या लाएंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। और यही एक्ट कब बना, 1972 के अंदर में। ठीक है, अब ये एक्ट जो है क्या चीज कवर करेगा मैं सारा बताता हूं। पूरा एक्ट आपको नहीं लिखना, आपको इसलिए नहीं लिखना, आप कानून नहीं पढ़ रहे हो। अरे कानून के बारे में पढ़ रहे हो, पूरा कानूनी किताब आपको बैचलर डिग्री नहीं करनी, BA-LLB नहीं करना आपको। ठीक है, LLB नहीं करनी है। मैं आपको क्या करना है, सिर्फ एक्ट क्या है नहीं है उसके बारे में लिख देना, इतना काफी है। ठीक है, तो पहला बता देते हैं एक्ट। ओरिजिनल एक्ट क्या कहता है, प्रोवाइड्स करता है पीपल फॉर हंटिंग। बोलता है ना आई एम द हंटर, तो आई एम द हंटर अगर जैसे तुम कोई भी डींग आके यहाँ पे, उससे क्या होगा,
तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तुम पे फाइन लगाया जाएगा, तुम जाओ जेल के अंदर में, क्योंकि तुमने क्या किया है, प्रोहिबिट किया है क्या जी को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। ठीक है, यहां तक कि ये क्या प्रोवाइड करता है, एक तरह का लीगल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है डिफरेंट स्पेसीज को बेस्ड ऑन देयर थ्रेट स्टेटस। अब आपको पता IUCN के लिस्ट में कोई वल्नरेबल है, कोई लेस वल्नरेबल है। इससे क्या होता है, जो उनकी स्टेटस है, बायोडाइवर्सिटी की जो स्टेटस है, ठीक है, यानी फ्लोरा या फौना की जो स्टेटस है, उसके हिसाब से उसको प्रोटेक्शन देता है, सेफगार्ड देता है एक तरह का, कि हाँ वो प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है इस दुनिया में। ठीक है, ये रेगुलेट करता है ट्रेड एंड कॉमर्स को। अब ये सोचोगे जानवरों से कैसा ट्रेड, जो लेदर बेल्ट पहनते हो ना आप लोग, वो लेदर बेल्ट, लेदर की घड़ी पहनते हो, वो तो क्या होता है, चमड़े की बनी हुई रहती है। साथ ही साथ में ये कुछ चाइना वाले, उन लोग का तो अलग ही केस है भाई, ये तो खाते हैं अलग जानवर को, ऊपर से पेंगोलियन और ये सबको ये मानते हैं कि इसको रखने से घर में इनकी पैसे आ जाएंगे यार। तो अंधविश्वास वाली जो चीजें हैं ना, वो भी ये भी इफेक्ट करती है। तो उन सब चीज को प्रोहिबिट करना, उनको रेगुलेट करना, एक तो बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेदर का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं होने के कारण इसे रेगुलेट किया जा सकता है, सही वे में चलाया जा सकता है। ठीक है, इंपोज कर सकता है पेनल्टीज ऑफ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स, यानी जिन्होंने वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्राइम किया है उनको पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ये डिक्लेयर कर सकता है कि किस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, नहीं करना है। ठीक है, इस एक्ट में ऐसा नहीं है बेटा कि इसी बार अमेंडमेंट करने की मांग की गई है, 1982 में भी की गई थी, 1986 में भी की गई थी, 1991 में भी की थी, 1993 में भी की थी, 2002, 2006 एंड 2013 में भी इतने बार इसमें अमेंडमेंट किया जाया गया है। ठीक है, लेकिन जो 2022 और 23 की तैयारी में लगे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो 21 के अमेंडमेंट के बारे में जान ले। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके प्री या मेंस में आएगा ही आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, रीजन की बात कर लेते हैं। इस बिल को लाने का रीजन और ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ तो ऑब्जेक्टिव और रीजन रहा होगा। ठीक है, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 पहले वाला, वो तो पहले बताता था कि ठीक है प्रोटेक्शन करना चाहते थे वाइल्ड लाइफ को, हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट को, और इंश्योर करना चाहते थे इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट सिक्योरिटी का। ठीक है, ये तो उसकी बात हो गई जो एक्ट था 1972 वाला। ठीक है, इस बिल में क्या मांगा गया है ना, इस बिल में बेटा ये मांगा गया है कि हम कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट को और मतलब क्या करें, ब्रॉड करें। ब्रॉड का मतलब क्या है, जो सीमित है, जैसा लग रहा है कि इन्हें कंजर्व करने की जरूरत है, उसे भी और बड़ा करने की मांग की गई है। ठीक है, विस्तार पूर्वक। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, मेक्स बेटर अमेंडमेंट्स कर सके फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड एरिया, यानी इससे थोड़ी सी फैलाने की बात की है विस्तार पूर्वक रूप से, और हम इससे क्या कर सके, बेटर मैनेजमेंट कर सके, ताकि हम बेटर मैनेजमेंट कर सके किस एरिया में, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर में। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि हम वापस से क्या करें, रेशनलाइज करें शेड्यूल्स को, यानी जो शेड्यूल्स जैसे IUCN की लिस्ट में बता दिया वल्नरेबल है, कोई नॉन वल्नरेबल है, ऐसे करके उनको क्या करें, इस चीज को वापस इस पर्पस को क्लैरिफाई करें और इंश्योर करें, क्या करें, बेटर साइज of the live animals and disposable size of live parts of products। ठीक है, तो एनिमल और एनिमल से जुड़े हुए हर चीज को साइज क्या है उसकी इंश्योरिटी करना, क्या वो वल्नरेबल है, क्या वो खत्म हो रहा है, अगर जनसंख्या इतनी है टाइगर की तो क्या वो वल्नरेबल में आ रहा है, कौवों की संख्या इतनी है तो क्या वो वल्नरेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस चीज को डिसाइड करना, उनकी तादाद कितनी है उस चीज को डिसाइड करना। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक तरह का पार्ट है, किसका है, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो क्या है, जो कंजर्वेशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड है उसका ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज का, इसका फ्लोरा एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, वैसे स्पीसीज जो विलुप्त होने वाले हैं, उसका ये भाग है, इंडिया उसका पार्टिसिपेंट है। और ऐसे मामलों में इंडिया को ऐसा करना होगा, क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा कि वह सही तरीके से कंजर्व कर सके किसको, फ्लोरा एंड फौना को। ठीक है, इस एक्ट का पर्पस मैंने बता ही दिया कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंजर्वेशन ही इसका ऑल ओवर पर्पस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बता दिया और रीजन बता दिया कि हम मैनेजमेंट को क्या करना चाहते हैं, मैनेजमेंट और कंजर्वेशन, साथ ही साथ जो शेड्यूल्स है, यानी 6 शेड्यूल्स, आपको ऑलमोस्ट बता देता हूँ 6 शेड्यूल होते हैं, उसको क्या कर सके हम लोग थोड़ा घटा के रेशनलाइज वे में कर सके, साथ ही साथ इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकें, ताकि जो इंश्योर बेटर क्वालिटी हम मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स के टाइम में, कि हाँ ट्रेड व्यवहार हो रहा है या जो भी हो रहा है वो गलत तरीके से और इलीगल फ्लेमवर्क पे ना बेस हो। ठीक है,
अब हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होते हैं। अब देखो यूपीएससी में अगर तुम आंसर राइटिंग भी आप भाई करते हो, मैं बात सुनो, आंसर राइटिंग अब देखो यार तुम कैसे करोगे, अगर तुम्हें कंटेंट ही सिर्फ मैं पढ़ा देता हूँ व्हाइट बोर्ड से तो क्या आंसर राइटिंग आप कर लोगे? नहीं कर सकते ना। आप आंसर राइटिंग कैसे कर लोगे? आपके पास तो कंटेंट ही नहीं है। इसीलिए आप आंसर राइटिंग में बैकग्राउंड में अगर थोड़ा बहुत लिखते हो या फिर लिखते हो कि पहले ये बताओगे ऐड क्या होता है, जैसे मैंने बताया। अब ये आप ये कैसे लिखोगे? वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ, यहाँ पे सामने दिख रहा है, नोट्स बनाओ, साफ है। आप वीडियो को पॉज कर लो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, रीजन लिखोगे। तो आपने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉडी की बात की, फिर आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स रीजंस बता दिए, उसके बाद क्या किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड इफेक्ट करके एक कंक्लूजन दे दिया। आपका पूरा आपका नंबर बनता है भाई। आंसर राइटिंग ऐसी फ्रेमवर्क होती है। ऐसा नहीं होता कि अपने मन से जो मन से वो लिख देने से, न्यूज लिख देने से, सिर्फ न्यूज ही लिख देने से या न्यूज को पूरा बढ़ा के लिख देने से आपको नंबर ज्यादा मिल जाएगा। ये तो आप मिथ में जी रहे हो और इसी मिथ में रह जाना। अगर सच में क्लियर करने की बात आ रही है ना, तो क्या करना है आपको, सच में जब आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो आपको पॉइंट वाइज बात करने पड़ेंगे और वो पॉइंट रखना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने मन से कोई भी पॉइंट रख दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड ये आएंगी इस बिल के बाद कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन किसका होगा कि जो पावर्स है वो बटेंगी। बटेंगी किसमें, यानी स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बीच में बटेगी। सेंट्रल भी पावर रख रही है, पावर अपना। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मान के चलो आप यहाँ पे आप एक कंपनी खोलते हो, आप एक एक्स कंपनी खोले, समझ के रखो, ठीक है। या हम लोग क्या खोलते हैं, हम लोग हमेशा चाय की दुकान खोल लेते हैं, ठीक है। तो मेरे चाय की दुकान पे क्या क्या मिल रहा था, मेरे चाय की दुकान पे मिल रहा था बिस्किट, ठीक है। साथ ही साथ चाय के कप्स अरेंज करने होते हैं, चाय मतलब बिस्किट अरेंज करना होता है, चाय के कप्स अरेंज करने होते हैं, उसके बाद चूल्हा अरेंज करना पड़ता है, गैस अरेंज करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ अरेंज करना पड़ता है, बर्तन धोने वाला चाहिए। तो मैं इतना सारे काम खुद नहीं कर सकता। मेरी बहुत अच्छी बड़ी चाय की दुकान खुल गई है, बहुत बड़ा चाय में, बहुत बड़ा पैसे वाला चाय बेचने वाला बन गया हूँ। और मैं चाय कहाँ बेच रहा हूँ, मुखर्जी नगर में, ठीक है, जहाँ पे बच्चे स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको चाय बेचता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं कप वाला काम किसी और को दे दूंगा, बिस्किट मार्केट से लाने वाला काम किसी और को दे दूंगा, ठीक है, बर्तन धोने वाला काम किसी और को दे दूंगा। ऐसे करके मैंने क्या किया, अपने काम को बांटा। यानी मैंने अपने काम को बांटा, यानी मैंने क्या किया, अपने काम, अपने पावर को बांटा। जैसे पावर को बांटा तो क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा कि स्टैंडिंग कमिटीज टू द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इससे क्या होगा कि अगर इस बिल का एम क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन कर सके हम लोग इसका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, ठीक है। और कैसे करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी हर एक स्टेट में अपना बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा, यानी उनका अपना खुद का देखने वाला एक होगा कि हाँ हर स्टेट में अपना अपना देखेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे रेगुलेट कर सकेगा परमिशन के बारे में, जो वेरियस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, जो इंपैक्ट कर सकता है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, विदाउट हैविंग रेफर इन द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी बिना नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को सूचित किए हुए ये अपने मन से, यानी ये क्या मांग रहा है, ऑटोनोमी मांग रहा है कि हाँ हमें पावर तो दो, लेकिन पावर इतना दे दो, ऑटोनोमी दे दो कि मैं खुद से इंप्लीमेंट कर सकूं, खुद ही से परमिशन दे सकूं कि आपके प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ को इंपैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिना नेशनल को बताए, ठीक है। इस बिल का दूसरा एम क्या है कि हम क्या करें, जो आईयूसीएन का मतलब कुल मिला के कितना 6 शेड्यूल है, तो 6 शेड्यूल को घटा के 4 में ही कर दो, ठीक है। इंक्रीज कर दो पेनाल्टी क्राइम्स के ऊपर में, जैसे 25,000 का फाइन लग रहा है तो उस पर 1 लाख का फाइन कर दो। तो ये सब इसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट दिखते हैं। चलो इससे ठीक है, काम इजी माना जाएगा, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो यानी नेगेटिव साइड इफेक्ट भी कुछ होगा। अब ये नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या है, जैसे एलिफेंट का पॉपुलेशन की बात की जाए, अब अगर ये एलिफेंट का जो कॉमर्शियल ट्रेड हो रहा है उसको ये क्या कर रहे हैं, लीगल फ्लेम में अलाउ कर रहे हैं, मतलब ये कानून का ही सहारा दे रहे हैं वो काम करने के लिए जो देखने में गैर कानूनी लग रहा है। आया समझ में? इससे क्या होता है, कानून व्यवस्था भी शायद खराब हो सकती है या मोरल भी हैम्पर हो सकता है लोगों का, ठीक है। मोर पावर टू द सेंटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर जा रहा है। अब मानो सेंटर डिसाइड कर लेगी कि हाँ किसी के पास, अगर मानो सेंटर डिसाइड करती है कि हम इस जानवर को क्या करेंगे, हम इस जानवर को आईयूसीएन के लिस्ट में नहीं रखना चाहते, अब नहीं रखना चाहते यानी वल्नरेबल नहीं है, मैं टाइगर को मान लेता हूँ कि हाँ वल्नरेबल नहीं है, तो इससे क्या होगा, वापस से हंटिंग शुरू हो जाएगी, वापस से उनको मारना जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो इंपैक्ट आ रहा है वो ये हो जाएगा, ठीक है, सेंटर के ऊपर पूरा एक तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। सेंटर उसको मानेगा कि हाँ मेरे पास पावर है, हम इसको बताएंगे कि ये नहीं। इसीलिए मांग किया जा रहा है ना कि प्लीज साहब क्या कीजिए, डिसेंट्रलाइज कीजिए। आपको लग रहा है ना, आप वहां बैठे हो, आप सोचते होगे कि ये इसको मान देने से प्रॉब्लम नहीं होगा,
लेकिन हमारे राज्य में अगर इसको मारा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उससे बहुत सारा कम्युनिटी जुड़ा हुआ है, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक तरह से ये माना गया है, ठीक है, क्योंकि इससे मानने से मैंने बता ही दिया कि अगर कोई भी स्टेटस खत्म हो जाएगा तो कैन बी किल्ड एंड ट्रेड एंड मतलब व्यापार हो सकता है आराम से। अगर किसी भी जानवर के ऊपर से ये मान लिया जाए कि ये जानवर को प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको आराम से मार के उसकी हत्या करके व्यापारी उसको व्यापार करेंगे, ठीक है। ये परमिशन देता है किसको, फिल्म शूटर को, किससे, सेक्शन 28 सब क्लॉज 20 है कि मैं ग्रांट करता हूं कि आप फिल्म मेकिंग के लिए कोई भी एनिमल का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के लिए, ठीक है, बिना आप परमिशन मत लीजिए, लेकिन आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मान के चलो किसी एनिमल को हैम्पर होगा कोई चीज, अगर मारा किसी एनिमल को मारा, उसको चोट लगा, वो बेचारा मर गया, या उसको नहीं मारा तो उसको चोट, वो जख्मी हुआ, ठीक है, आपने उसको परमिशन ही ग्रांट कर दिया, कोई क्लेम ही नहीं कर सकता जिससे चोट पहुंचाए, ठीक है। आपके लिख, अगर आप साइड में फिल्म में देखोगे ना, बहुत बार लिखता है कि ड्यूरिंग दिस शूटिंग ये फलाने निकला, नो हार्म टू द एनिमल। ये लिख देने से क्या होगा, अगर हार्म हुआ भी होगा तो देखने तो कोई नहीं गया, ना कोई मुद्दा उठा सकता है, ना कोई वेरिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा राइटिंग में दिखाना पड़ेगा, आपको सेंटर भेजी है आपको काम बता के। आपका काम ये नहीं है पॉलिटिक्स खेलना, आपका काम है काम करना, सही तरीके से काम पहुंचाना लोगों तक। काम सही है गलत वो जनता डिसाइड कर लेगी वोट देने के बाद, आप डिसाइड मत करो, आप डीएम बनने जा रहे हो, ठीक है। मैंने एक मेंस, चलो मेंस में आओगे तो एक मेंस का क्वेश्चन ले लो कि क्या जो बीपीएल है वो कंटेन करता है 6 शेड्यूल को, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ नो, क्योंकि अभी हाँ इसका आंसर सॉरी यस हो जाएगा, लेकिन अभी किसकी मांग की गई है, 4 शेड्यूल्स की मांग की गई है कि हाँ इसको 4 में करो, 6 बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। और ये आपको शेड्यूल बताना है कि इसमें इसको चेंज करने के बाद जो प्रोटेक्शन और अमेंडमेंट मैनेजमेंट एक्शन जो है उसमें क्या सुधार होंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, ये ओवरऑल आपको कवर करना है। तो एक तरह से आपको इसमें सारा आंसर वापस आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। संडे स्पेशल है, लाइक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। जीएस पेपर 2 और 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आया तो वापस से वीडियो को पीछे कीजिए, वापस से देखिए, वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड रहेगा, जब चाहे तब भी आप देख सकते हैं। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। तो अपने वैल्यूएबल्स कमेंट जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूशन सीरीज चल रही है, आई बटन पर देखिए लिंक दिख रहा है, ठीक है, जाके देखिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे आ गया, हमेशा स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।